नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी में। दोस्तों, सैटरडे एवरी सैटरडे साइंस जर्नी पे हम आपके लिए लेकर आते हैं जातक कथा। और आज की जातक कथा है बहुत ही स्पेशल है जातक कथा, जिसका नाम है नंदी विशाल जातक कथा। आपने कई जगहों पे ये देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, तथाकथित हिंदू धर्म, ब्राह्मणवादी में आपको बताया जाएगा कि कोई एक शिव है, शिवलिंग है और उसके सामने एक नंदी बैल बैठा रहता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और बताया जाएगा कि नंदी जो है, वो बैल जो है, वो शिव की सवारी है। अब आप ज़रा सोचिए कि इस प्रकार की बातें जो तकरीबन पिछले 1000 इयर्स के अंदर डेवलप की गई है, उसके अंदर ही, पहले नहीं थी। इसके अंदर मतलब पिछले जस्ट 1000 साल के, तो क्या उसके पहले नंदी नहीं था? क्या उसके पहले शिव नहीं था? अचानक से कहाँ से आके टपक गए? आखिर ये चीज़ कहाँ से कॉपी की गई? कहाँ से मोटिवेशन मिला या फिर उसी चीज़ को उठा के शिव और नंदी कह दिया गया? अब आप देखेंगे कि जब पूछेंगे कि भैया इनका नंदी का पहला एविडेंस कब का और कहाँ का मिलता है? इनके पास कोई सबूत नहीं है। कोई इनके पास ऐसी किताब नहीं है जिसमें ये बता सके कि नंदी नाम का कोई पुराना चीज़ इन पे पहले से था। नंदी नाम का बैल विशेष करके। तो आज हम इस जातक कथा को जब आप देखेंगे और वहाँ से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बुद्धिज़्म की ही सारी बातों को उठा के बुद्धिज़्म के एक-एक वर्ड्स को त्रिपिटक में बुद्ध के जो-जो वचन हैं, भिक्षुओं ने जो वचन लिखे हैं, उन एक-एक शब्दों पे पूरे के पूरी किताबों की सीरीज़ गढ़ दी गई हैं, एक-एक शब्द की व्याख्या के लिए। आज का पूरा जो हिंदुइज़्म खड़ा है, आज पूरा जो ब्रह्मनिज़्म खड़ा किया गया है, ये और कुछ भी नहीं है सिवाय कि बुद्धिज़्म की एक-एक वर्ड्स को लेकर उसकी जो व्याख्याएँ थी बुद्धिज़्म में, उसी को उलट-भेर करके नाम वही उठाया और उसी को उठा के विस्तार, और वो आज आप क्या जान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है। मैं दिखाऊँगा पूरे सबूतों के साथ। पहले तो ये जान जाइए कि जातक कथाएँ त्रिपिटक का हिस्सा हैं और जातक कथाओं को माना जाता है कि ये सबसे पुरानी हैं। कम से कम ब्रह्मनिज़्म से तो पुराने ही हैं, क्योंकि ब्रह्मनिज़्म का तो कोई सबूत ही नहीं मिलता। तो सबूतों के मामले में तो जातक कथाएँ बहुत पुरानी हैं। त्रिपिटक का हिस्सा है, 2600 साल पुरानी मानी जाती हैं। लिखित प्रमाण इनके ईसा पूर्व के भी मिल जाते हैं और श्रीलंका में ईसा से 100 साल पहले भी लिखा गया था। संगीतियाँ बार-बार हुई हैं, तो उससे ये हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, जिन्होंने भी प्लेलिस्ट में शुरू से देखते आ रहे होंगे। अगर पहला आपने जातक कथा का जो सीरीज़ शुरू हुआ था, उसमें सारे एविडेंस दिखा है, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये कितने पुराने हैं। तो नंदी का जो कांसेप्ट आया है, वो कैसे आया है? सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बैल दिखता है। फिर आपको बैल दिखता है, जो मौर्यंस हैं, सम्राट अशोक का जो अ, पिलर बनाया जाता है, उसके ऊपर आपको बैल दिखेगा, चाहे कौशाम्बी का हो, चाहे कहीं भी हो, तोड़-तोड़ के रखा था। यानी बैल बनाने की परंपरा, गाय नहीं दोस्तों, बैल, याद रखिएगा, बैल बनाने की परंपरा चली आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता से, बुद्धिस्ट परंपरा, पूर्व बुद्धों की परंपरा। बुद्ध से पहले के जो बुद्ध आ रहे थे, उधर से परंपरा चली आ रही थी। मौर्यंस में भी वो चीज़ कंटिन्यू रहती है। लेकिन वहाँ शिव नहीं है, बैल है, शिव नहीं है। तो अचानक से अब ये बैल और शिव का कनेक्शन कहाँ से आ गया? वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। ये चलिए इसको समय ना गँवाते हुए इसको शुरू करते हैं। नंदी विशाल जातक इसका नाम है और इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए हम लोग देखें
क्या है नंदी विशाल जातक कथा? एक बात और इसमें आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि इस जातक कथा में जो नाम है नंदी, वही डिट्टो नाम इन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब नंदी नाम कैसे है? क्या घटना है? आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नंदी विशाल जातक कथा 28 नंबर है और यहाँ पे आप जो शब्द आप लोगों को बताया जाता है मनु, लोग कहते हैं कि मनु जो शब्द है और मनु से मनुष्य बन गया है, इसीलिए ब्राह्मणिज़्म ने ही मनुष्यता की बात की है। सब बकवास चीज़ है, मैं क्या कह रहा हूँ, बुद्धिज़्म के सारे वर्ड्स हैं, इन्हीं शब्दों को उठा के रोज़ी-रोटी चला रहे हैं। आप देखिए इसमें पाली जातक कथा है और पहला इसमें वर्ड आप क्या देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? आप खुद देखिए, यहाँ पे लिखा है मनुजेहमेव भाष्य। मनु शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, मनु वर्ड लिखा है। यही मनुष्य जो लिखा हुआ है, मनुज्ञ बन जाता है, इसी से मनुष्य शब्द बनता है और इसीलिए कहा जाता है कि पाली जो वर्ड है, हिंदी का माँ भी है, बाप भी है, दादा भी है, परदादा भी है। उसका कण-कण जो है हिंदी का ऋणी है, उसका पुरखा जो है, असली पितर जो है, वो पाली है। सब वर्ड यहाँ से है। यहीं से संस्कृत गया है, संस्कृत का बाप अगर कोई है, माँ अगर कोई है तो वो पाली है। समझ रहे ना? संस्कृत का लालन-पालन, पोषण से लेके सब काम पाली से हुआ है। तो इसमें होता क्या है? क्या घटना थी, क्या प्रसंग थी, जिसके कारण से ये नंदी विशाल जातक कथा लिखी गई? भिक्षुओं ने लिखा, क्यों लिखा? दरअसल यहाँ पे आपका कुछ कन्फ्यूज़न भी दूर करूँगा मैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसका जो वर्तमान प्रसंग है, वो क्या है? इसमें जो अतीत कथा आएगी, वो किस वर्तमान प्रसंग के कारण अतीत कथा आती है? तो दरअसल ये कथा कही गई थी, सावत्थी यानी श्रावस्ती, आज का जो श्रावस्ती है, वहाँ पे जो जेतवन विहार है, उसमें तथागत बुद्ध थे। आपने पंचवर्गीय लोगों का नाम सुना होगा भिक्षुओं का, 6 वर्गीय भिक्षु थे, उनसे रिलेटेड ये कथा है। हुआ क्या था कि 6 वर्गीय जो भिक्षु लोग थे, वो आपस में कभी-कभी लड़ लेते थे। मतलब जो दूसरे जो भिक्षु लोग थे, जो शांति प्रिय लोग थे, उन लोगों से लड़ लेते थे। आदतें खराब थी, हर व्यक्ति तो बुद्ध नहीं ना है। आप बुद्धिज़्म में गए हो, तथागत के शरण में गए हो, आपको अभ्यास करना है, आपका एक्सपीरियंस होगा तब आप समझदार बनोगे। ऐसा थोड़े है कि आप घुसे या घुसते ही आप जो है सब आपके अंदर सारी चीज़ें आ गई। आपके अंदर और भी जो दुर्गुण अपने घर से, परिवेश से, खानदान से, माँ-बाप से, रिश्तेदार से, समाज से लेके आए हो, उसको जानने में समय लगेगा। तो ये जो 6 वर्गीय भिक्षु थे, ये कलह करते थे। जो शांति प्रिय भिक्षु लोग थे, उनको ये निंदा करते थे, जबकि बुद्धिज़्म में निंदा तो करना नहीं होता है। उनको खिजाते थे, खिजाना मतलब कि गुस्सा दिलाना, इस तरह का काम करते थे। 10 आक्रोश वस्तुओं से गाली देते, मतलब गाली देने का मतलब तात्पर्य क्या है कि 10 आक्रोश वस्तुओं, ऐसी 10 चीज़ है जिसका नाम लेके नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। जैसे आज की डेट में अगर ब्राह्मणवादी जो है, उसको अगर किसी दूसरे को नीचा दिखाना हो, तो वो क्या कहेगा कि तू जाति से नीचे है, तेरे पुरखे जो हैं कुछ किए नहीं हैं। मतलब झूठी-झूठी बातें जो उसने गढ़ रखी है, वो सारी बातें कहेगा। तो इसमें भी उस पॉइंट्स को दर्ज किया गया कि उस समय के आके तो भिक्षु बन गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ और लोग भिक्षु जो बने हुए हैं, उनको चिढ़ा रहा है और चिढ़ाने के लिए 10 तरह की शब्दावलियाँ इस्तेमाल करते थे, जिससे कि इनको चिढ़न हो, इनको नीचा दिखाया जा सके। तो वो 10 तरह के 10 आक्रोश वस्तुओं का नाम मैं बता देता हूँ। एक है जाति। अब जाति मतलब जन्म होता है। आज की जो जाति है, कास्ट, उसका वो मतलब नहीं है। जाति यानी आपका जन्म, जन्म की बात चल रही है, जन्म लिए हो। किस घर खानदान में जन्म लिए हो, वो चीज़। दूसरा नाम,
आपका नाम क्या है? नाम को बिगाड़ देना। जैसे कोई कहता है ना आपका नाम क्या है? किसी ने कहा मेरा नाम तो फ्रैंक है। अबे ये क्या नाम है? फ़रैंक, फ़रैंक? फ्रैंक? ये क्या नाम है? तो नामों को बिगाड़ना। फिर उसके बाद से गोत्र। गोत्र मतलब लोग उस समय मानते थे कि मैं इनके ख़ानदान से आता हूँ, ये हमारे पुरखे हैं। मैंने बताया था पिछले बार थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था कि गोत्र शब्द कैसे आया है। अलग-अलग कबीले जो हैं अपना एक पुरखा मानते थे, जो उनका वीर महापुरुष था और चूँकि उस समय कम ही उम्र होती थी, कम उम्र में ही लोग मर जाते थे। एवरेज लाइफ़ बहुत ज़्यादा तो थी नहीं। तो बाप का नाम, दादा का नाम जब तक फैलता था, तब तक पोता जवान हो जाता था। अब पोता जाता था लड़ाई करने तो पूछते थे कि उसको जानते ही नहीं थे, उसका नाम-वाम, "तुम कौन हो बे?" तो पूछते थे कि "आपने बाप का नाम बताओ, दादा का नाम बताओ।" हो सकता है वो लोग कहीं बहादुर-वहादुर रहे होंगे तो उनसे मुलाकात उनका नाम तब तक दूर तक पहुँचा होगा तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे तुम कौन से कबीले से आए हो। तो इस तरह से गोत्र शब्द बन गया था। कोई बोलता था कि हम ये वाले गोत्र से आए हैं, यानी कि इन कबीलों से आए हैं, उस कबीले से आए हैं, उस कबीले का पूरा गोत्र वही रहता था। तो उससे चिढ़ाते थे। उसके बाद से कुल, कुल हो गया। फिर इसके बाद से कर्म, कौन-सा कर्म करते थे, कौन-सा कर्म करते आए हो? हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है, उसका काम होता था कि वो जो ग्रोसरीज़ के सामान है वो बनाता हो या कोई खेती करता हो या कोई लड़ाई करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? क्या तू मक्खी मारने का काम करता था क्या? मतलब चिढ़ाने के जो तरीके हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से शिल्प यानी पेशा, पेशा को लेकर चिढ़ाना, भी कौन-सा पेशा था? रोग, किसी को कोई बीमारी है, किसी को किसी तरह की कुछ बीमारी है, उसको लेकर चिढ़ाना। लिंग क्लेश, लिंग क्लेश मतलब एक्चुअल में उस समय जो लिंग का मतलब है क्लेश, यानी लिंग क्लेश का मतलब चित्त विकार, दिमाग में, दिमागी संतुलन। किसी को कह दें कि भाई तेरा तो दिमाग ही नहीं है, तू तो गधा है, गधा। तो ये सारे लिस्ट किए गए हैं और तथा आपत्ति, यानी कि जो दोष है आपके अंदर, इस बात को किसी चीज़ को आप में गलती है, तो ये सारी चीज़ें लेकर ना ये सब जगह में टोका-टोकी और क्लेश करते रहते थे। आज के भी अगर आप डेट में देखेंगे, तो आम तौर पर जो घर परिवार हैं, उनमें या पति-पटीदार हैं, उनमें झगड़ा होने का कारण क्या होता है? आप यही 10 चीज़ें इस्तेमाल करते हो। इन्हीं तरह की 10 चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें ही आप इस्तेमाल करते हो, फब्तियाँ कसते हो। आपका मुँह जो है वो शांत हो जाएगा, शांत रहना सीख लोगे तो झगड़े कम हो जाएँगे। शांत रहना आता नहीं है, पटक दे मुँह खोला नहीं कि लगेगा कि मुँह से ही हम जंग जीत लेंगे भैया। ऐसी कड़ी से कड़ी उलाहना दे दें उसको, ऐसा टोन मार दें उसको सामने वाले को कि जल भुन जाए। मतलब आपका उद्देश्य ही है कि वो जलेगा, भुनेगा तो वो भी वही सोचेगा कि अच्छा बेटा तूने ऐसे बोल दिया? अब मैं 10 जगह तो गाऊँगा ही गाऊँगा, हर जगह गाऊँगा, तूने मुझे ऐसा बोला है और तुझे मैं ऐसा बोलूँगा कि वो तुझे अब चुभेगा, वो ज़िंदगी भर चुभेगा। तो ये एक-दूसरे को चुभाने के चक्कर में सब रिश्ते बिगाड़ते रहते हैं। वो यही चीज़ तथागत पकड़ लिए कि कलह का कारण क्या है? दूसरे को तंग करने का कारण क्या है? यही सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने बुलाया उन 6 वर्गीय भिक्षुओं को और बुला के क्या कहते हैं वो, उनको धिक्कारते हुए बोलते हैं, भिक्षुओं, कठोर वाणी जो होती है ना, वो पशुओं तक को अरुचिकर होती है। आप कुत्ते को ही देख लीजिए ना, उसको आप कभी प्यार से बोलिएगा, कुछ नाम ले लीजिए और मोती कुछ कुछ नाम ले लीजिए और बुलाइए उसको, तो वो कुत्ता दौड़ा हुआ आ जाएगा और जब उसको चल हट, हट, लाठी उठा के मारिए, एक कुछ डाँट-डपट के बोलिए, वो भी जानवर भी इस बात को समझता है। जो पालतू जानवर होते हैं, वो भी इंसान की मनोभावनाओं को समझते हैं, कि ये गुस्से में बोल रहा है कि प्यार से बोल रहा है। तो तथागत बोलते हैं कि देखो कठोर वाणी जो होती है ना, वो अरुचिकर होती है और फिर उनको समझाने के लिए वो एक अतीत की कथा बताते हैं, समझाते हैं ताकि इन सब की जो है बुद्धि थोड़ी-सी खुले और उस अतीत कथा में वो क्या सुनाते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा ही एक घटना पहले भी हुआ था, जब एक पशु जो है,
उसका मालिक जो था या उसको जो साथ में था वो कठोर वचन बोल दिया जिसके कारण से उसने उसको हजार हारवा दिया था। यानी कि उसको किसी चीज़ में खड़ा हुआ था वो कि हाँ, ये इसके साथ हम लड़ेंगे और वहाँ पे वो हार गया था। तो वो उसको एक कहानी सुनाते हैं, अतीत कथा सुनाते हैं कि देखो घटिया बात बोलने का असल में क्या मतलब क्या होता है। तो बोलते हैं कि अतीत कथा वो बताते हैं जो आज का पाकिस्तान का प्रांत है, गंधार जहाँ पे तख़िला यानी कि तक्षशिला जो जगह थी, वहाँ की बात बताते हैं। और बोलते हैं कि उस समय बोधिसत्व जो हैं वो बैल के रूप में पैदा हुए। यानी कि ये घटना जो है इसमें एक बैल की बात बताई जाएगी। समझ रहे हैं? बैल की, कि बैल जो है वो क्या कह रहा है और एक बैल जो है कितना चतुर चालाक है। अब इस अतीत कथा को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हुआ कि उस समय भी जो दान जो होता था ना, वो गाय का नहीं बैल का दिया जाता था। आजकल का जो ये सब चुनमंगा है, ये गाय बना लिया है। गाय लाएँगे, दूध दुहेंगे, दूध पिएँगे, दूध बेचेंगे तो कमाएँगे। कमाई का धंधा बना लिया। पहले क्या होता था कि पहले दान दिया जाता था बैल। तो एक सेठ था, सेठ मतलब कि जो वैश्य व्यापारी वर्ग है, वो था। तो उसने बैल दे दिया, बैल वो क्या करेगा? गाय पालेगा, पोसेगा, गोपों को रख लेगा, गोप सब गाय-वाय से दूध-वूध का कारोबार उसका चलेगा। अब बैल क्या करेगा? तो बैल किसी को दे देता था, "ले जा भई तू खेत-वेत जोत लियो।" तो वैसे ही एक बमन था, उसको बैल दे दिया, "ले जा भाई, तू ब ले जा, पाल-पोस, खेत-वोत खेती-वेती करनी।" अब यहाँ पे बमन का मतलब आप ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण मत समझ लीजिए। नहीं तो इनके ऋग्वेद में लिखा है कि इंद्र जो है 5 बैल पका के खा गया था। तो ये पका के खा जाएगा। कुत्ते का मांस तक ना छोड़े हैं, कुत्ते का लेग पीस खा लिए। ये भी लिख रखा है इन्होंने ऋग्वेद में, वो तो ख़ैर मैं दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो बमन है उसको दान देता है, जो व्यापारी है और ये जो बैल है ये बोधिसत्व है। बोधिसत्व कहने का मतलब बुद्धिज़्म की कहानी चल रही है, बुद्धिज़्म का बमन है। ये कोई वैदिक-फैदिक नहीं है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा ब्राह्मण शब्द देख के। अनुवाद में ब्राह्मण लिख दिया जाता है। अब वो बमन जो है वो क्या करता है कि उस बैल को लेके आता है और अपने घर में आप सुने हैं वैदिक वैदिक ब्राह्मणों को कि बैल दान लेता हो? नहीं, वैदिक नहीं है। ये बुद्धिज़्म का बमन है। ले आता है, यज्ञ भात खाता है। यज्ञ भात बुद्धिस्ट लोग ही खाते थे। जौ जो होता है और भात तो भात हुए चावल का है। तो वो खाता था, उसको भी खिलाता था, पाल-पोस के उसको बड़ा किया। तो जब बड़ा हुआ, बछड़ा था, तो जब थोड़ा-सा बड़ा हुआ बैल, तो उसने क्या सोचा कि यार ये जो बमन है, बड़ा हमको अच्छा से कठिनाई से पालता-पोसता है। अब समय आ गया है कि इसको हम ना कुछ लाभ दें। तो अब देखिए यहाँ से इन लोगों ने चोरी किया। इनकी चोरी की भी घटना कहाँ है, जब चिल्लाता है कि देखो हमारे पिताजी गरीब थे, हम बड़ा गरीब लोग थे, चून माँगते थे। समझ रहे हैं ना? चून माँग के खाते थे, ये बड़ा गरीब थे। ये भी चीज़ का कांसेप्ट बुद्धिज़्म से चुराया है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो बैल है, ये जो कृष्ण जो है सुदामा का भला करता है, ये सब प्लॉटेड कहानियाँ हैं, चरित्र बदल-बदल के, हैं? प्लांट कर दी गई है। तो यहाँ पे ये जो बैल है, ये बोधिसत्व है, बुद्धिज़्म की कहानी है एक्चुअल में। अब क्या करता है बैल, इसे कहता है बमड़ से कि देखो पूरे जम्बू द्वीप जो है, इसमें मेरे जोड़ी का तो कोई बैल है नहीं। जो मेरे साथ तुम जुए में जोड़ दोगे, खेत-वेत जोतोगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर करने की सोचते हैं। वो कहता है अपने समझाता है उसको कि तुम जाओ सेठ के पास, ठीक है? और उसको जाकर कहो जिसने बैल दिया था सब लोगों को बाँटा था, उससे जाके कहो कि तुम्हारी जितनी भी गाड़ी है ना, जिन गाड़ियों को, उन 100 गाड़ियों को अकेले तो मेरा बैल ही अकेले खींच लेगा, बहुत बल है उसमें। और उससे ना 1000 जो वो है मतलब जो भी उस समय की मुद्रा थी, उसका तुम वो लगा लो, बेट लगा लो। तो
बमन कहता है कि अच्छा यूँ बात है, चलो जाता हूँ, देखता हूँ आज तुम्हारी ताकत। और वो जाता है सेठ के पास, जाता है उससे कहता है कि भई ये बताइए कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा तगड़ा किसका बैल है? तो सेठ बोलता है कि भाई देखो उसको भी हम बैल दिए थे, देखो उसका बैल बड़ा तगड़ा है, उसका बैल दिए थे, उसका भी बड़ा तगड़ा है, उसको देते। यानी ये क्या करते थे बैलों को ऐसे दे देते थे, ले जाओ तुम लोग खेती-वेती करना, तगड़ा-वगड़ा निकलता था तो उसको ले लेते थे, अपना गाड़ियाँ भी खिंचवाते थे क्योंकि व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी चलती थी। घोड़ा भारत में बहुत कम पाए जाते थे, बहुत कम होता था भारत में। तो वो क्या करता है कि जब इस तरह की सारी बातें होती हैं, तो कहता है बमन कहता है कि देखो, आप जितने भी बता रहे हो ना, लेकिन मेरा जो बैल है उम, उसको जिसको मैंने पाला है, वो तो आपकी 100 गाड़ियों को एक साथ खींच सकता है भाई। 100 गाड़ी एक साथ आप बाँध दीजिए, एक में एक जोड़ के बाँध दीजिए, 100 को खींच लेगा। सेठ कहता है, "अच्छा, कहाँ है भाई ये? कौन है जो ये बैल खींच लेगा ये?" बमन कहता है, "मेरे घर पे है, कहिए तो हम लेके आते हैं। शर्त लगा लीजिए आप, हम खिंचवा देंगे।" तो सेठ पहले थोड़ा-सा मुस्कुराता है, हँसता है, कहता है, "अच्छा बेटा, ये तो ऐसे ही खंगाल है और वेट लगा रहा है, ला 1000 का लगा लेता है वेट, चल 1000 की शर्त है।" अब 1000 की शर्त तो लगा लेता है और अब क्या होता है कि 100 बैल जो 100 उसके छकड़े थे, यानी कि 100 जो गाड़ियाँ थी, बैलगाड़ियाँ, उनको एक साथ बँधवाता है और वो था बहुत चतुर चालाक सेठ। भैया सेठ बनिया जो है वो एक-एक रुपए जो है तौल के हिसाब करता है, ऐसे ही बढ़िया बिज़नेस नहीं करते हैं। बाकी लोग जो हैं, बाकी लोगों के बिज़नेस का तरीका मॉडल आप देखेंगे, वो अलग चीज़ है। और एक जो व्यापारी है, उसके बिज़नेस का आप मॉडल देखेंगे, उसके सोचने का तरीका देखेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा, वो टारगेट बेस होते हैं। उनके बच्चे जो होते हैं, वो अपने बच्चों को वही चीज़ सिखाते हैं। आप उनके बच्चे को कहिएगा कि भई जाओ तुम ये जो पैसा है, इस पैसे को तुम 3 साल, 4 साल में दुगुन कितने साल में दुगुना करोगे? वो रख देगा किसी को, तो कोई भी दूसरा जो व्यक्ति होगा, एक एवरेज जो व्यक्ति होगा, वो क्या कहेगा? अरे! जब इतना पैसा मिल रहा है, तो मैं इसको डबल क्यों करूँगा? मैं तो बड़ा गरीब घर से था, मेरे पास घोड़े-गाड़ी नहीं थे, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, मेरे तो बड़े शौक हैं। वो जाएगा उन पैसों को लेके और जाके तरह-तरह के सामानें खरीद लेगा, पैसा बर्बाद कर देगा। लेकिन एक बनिया कैसे सोचता है? वो बनिया क्या करेगा उस पैसे को लेकर कहेगा कि ये जितना पैसा है, इसको मैं खर्च कर दूँगा तो मैं क्या बात का व्यापारी, मुझे तो इस पैसे को डबल करना है। जो मुनाफ़ा होगा उसमें से थोड़ा बहुत जो है अपने लिए इस्तेमाल कर लूँगा। पहले अपना पूरा फ़ोकस जैसे भी स्थिति में हूँ ऐसी स्थिति थोड़ी और काट लूँगा। पहले मैं इसको करूँगा डबल। अब डबल करने का तरीका क्या है? तो एक आम आदमी को डबल तक करने के तरीके क्या समझ में आते हैं कि भैया एफडी-वफ़डी कर दो। हैं? फ़िक्स कुछ डिपॉज़िट कर दो, बैंक-वैंक में कुछ पैसा जमा कर दो, कुछ नहीं तो कहीं पे कुछ उसमें लगा दो, शेयर-वेयर मार्केटिंग कुछ लोग करते हैं ना, उसमें कुछ थोड़े बहुत लगा दो। लेकिन एक बनिया का दिमाग क्या होता है, वो इस बात को कैलकुलेट करता है कि पैसा आम आदमी की तुलना में वो कितने साल में डबल कर पा रहा है। आम आदमी जो है 9 साल में, 10 साल में जो रेट-वेट है, इसमें डबल करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुछ लोग उसको कहेंगे 6 साल में, 7 साल में भी हम कर लेंगे, 5 साल में। बनिया क्या सोचता है कि हम उसको 3 साल में हमको डबल मारना है भाई, मैक्सिमम 3 साल, 3 से 4 साल के अंदर डबल। वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा आगे सोचता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बनिया फिर से दिमाग लगाता है, कहता है बैलगाड़ी तो लगा देंगे तो ये खींच ही लेगा, खींच लेगा। रुको, बैलगाड़ी पे पूरा रेत-वेत भर देते हैं, पत्थर-वत्थर भर देते हैं, 100 के 100 में भरवा देता है, पूरा रेत, बालू, कंकड़ सब भरवा देता है और लाइन से खड़ा कर देता है। समझ रहे हैं? अब जब ये भर देता है, कहता है खींच बेटा, तो ये तो पूरे बमन जो है पूरे जोश में था, पूरे जोश में था। भैया हम तो कहेंगे बैल हमको प्रॉमिस किया ही किया है, खींच डालेगा, जाता है उसके पास और उससे पहले जो है बमन और वो जो सेठ है, वो दोनों जो है लाके अपना-अपना 1000 मुद्रा वहाँ पे रख लेते हैं सामने-सामने, कि जो जीतेगा उसका ही होगा।
अब यहाँ पे क्या होता है कि बमन जो है इतना खुश है कि जाता है उस बैल के पास। उसको बाँधता है, जो अगली गाड़ी सबसे रहती है छकड़ा उसमें बाँधता है, पीछे 100 हैं, बालू-रेत सब भरा कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए बे! हमको उससे क्या मतलब है? बैल ने हमसे कहा है खींचेगा तो खींचेगा, हमको तो जीत के जाना है भाई। अब जाके उसको खिंचवा रहा है और क्या कहता है उस समय? कूट, ढो कूट। अब यहाँ कूट जो शब्द आप प्रयोग करते हैं ना आज की डेट में, आज होगी इसकी कुटाई। कुटाई का मतलब कूटना, तो उस समय कूट का मतलब दुष्ट होता था। तो वो क्या करता है दुष्ट, ढो दुष्ट, ढो मतलब कि इसको खींच, दुष्ट खींच, यानी कि अप्रिय भाषा का प्रयोग करता है बैल के लिए। अब देखिए बैल जो है क्या सोच रहा है कि बमन का मैं भला करूँ। अब बमन जो है वो क्या सोच रहा है कि यार सामने-सामने आज मौका मिला है बैल से, बैल हमको तो जिताएगा ही जिताएगा और मैं जो है इसको जो सेठ है, इसको आज मैं ले लूँगा खोंपचे में, इसको तो कोई खोंपचे में ले नहीं पाता, ये तो दिनों-दिन पैसे बनाते जाता है, हम लोग कंगाली में जीते हैं, आज तो मैं इसे ले लूँगा खोंपचे में। तो जाके बैल को बोल देता है, "कूट दुष्ट, ढो दुष्ट, खींच दुष्ट।" अब बोधिसत्व जो बैल है, वो क्या सोच रहा है, ये मुझे मैं तो अकूट हूँ, यानी अदुष्ट हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ नहीं, मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ। और मैं इसका भला भी करने जा रहा हूँ, ये हमको ऐसी वाणी क्यों बोल रहा है? ऐसा हमको शब्द क्यों प्रयोग कर रहा है? तो अब ये क्या करता है, बोधिसत्व जो है, पैर रखता है ज़मीन पे, बढ़ाता ही नहीं है, "चल बे, चल, हो गया बे तेरा, हो गया कल्याण।" अब यहाँ पे सेठ देखता है कि बैल से तो खींच ही नहीं पा रहा है, कहता है बमन से, "ला भई, पैसे ला, चल, चल, निकल यहाँ से।" उसका पैसा जो 1000 मुद्रा जुगाड़ करके लेके आया था बमन, वो भी सेठ ले लेता है और उसको नाप देता है। अब वो बैल के पास भी नहीं जाता। जो बमन है, वो बैल के पास भी नहीं जाता, सीधे अपने घर चला जाता है। और घर जाके दुखी है, रात हो गई है, नींद नहीं आ रही है, परेशान है कि यार मतलब क्या क्या चक्कर है यार? इसने बैल ने तो मैं इतना पाला-पोसा और इसने जो है मुझे उल्टे हरवा दिया। बोल रहा था कि मैं जितवा दूँगा। ठीक है? उल्टे मुझे हरवा दिया, अब क्या करें? तो इसमें एक तरीका भी था। आप देखेंगे कि जब ये लोग कहते हैं नंदी बैल की बात करते हैं, तो नंदी के जो गला होता है, बैल जो है ना, इसमें जो बुद्धिज़्म में नंदी शब्द इन्होंने बैल का कहाँ से उठाया? बुद्धिज़्म से उठाया। ये जो बैल है बोधिसत्व इसका नाम नंदी है। और इसी नंदी बोधिसत्व के नाम से ही चल के 10वीं सदी बाद से इन लोगों ने पुराणों में मुस्लिम शासन काल में नंदी का कॉन्सेप्ट खड़ा किया है कि एक बैल है और उसका नाम नंदी है और उसके गले में भी माला पहना देते हैं। समझ रहे हैं? और उसको दिखाते हैं कि ये किसी को देख रहा है। समझ रहे हैं? ये पूरा कांसेप्ट कहाँ से आया है? इसी जातक कथा से आया है। इस जातक कथा में बोधिसत्व है बेसिकली नंदी, जो भला चाहता है, जिसने उसको खिलाया-पिलाया है, उसकी तरफ देख रहा है, जब भी बैठे हुए उसको देखता है, तरस आता है कि यार ये हमको खिलाया-पिलाया बड़ा किया है, अब समय आ गया है कि मैं इसके लिए कुछ करूँ, जिससे इसकी स्थिति-परिस्थिति बदल जाए। ये पूरा कांसेप्ट यहीं से उठाया गया। मैंने क्या कहा था कि बुद्धिज़्म के एक-एक वर्ड्स जो है ना, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए शिल्पकलाएँ बनी थी। और जो वज्रयान है, तंत्रयान है, उसने तो इतनी गहराई में डेप्थ में किया, एक्सप्लेन किया, आज का पूरा ब्रह्मनिज़्म उसी की बैठ के हिंदुइज़्म करके खा रहा है खाना, पेट पाल रहा है अपना। भारत के जो हिंदू कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, उनको पता ही नहीं है सच्चाई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब उसको ले गया था, इसमें जूता था, मतलब जो 100 गाड़ियाँ थी उसमें, तो उसके पहले उसने देखें क्या हुआ था। उसने क्या किया कि पूरा उसको नहलाया गया, सुगंधी लगाई गई गले में माला पहनाई गई। आज भी आप देखिएगा कि जो नंदी ये लोग रखते हैं उसके गले में माला पहनाएँगे।
और कई लोग जाएँगे और हाथ का जो पंच अंगुल है, हाथ का निशान उसके पीठ पर मारेंगे या अगल-बगल में छाप देंगे और ये चीज़ भी छापी गई बुद्धिज़्म प्रथा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंदी विशाल, नंदी जो है को नहलाकर सुगंधि से 5 उँगलियों का चिन्ह करके गले में माला डाल अगले छकड़े के धूर में उसे अकेला ही जोड़ दिया गया। ये प्रथा जो है ये बुद्धिज़्म की थी, जातक है, इसी जातक का एक्सप्लेन किया गया है, वो नंदी जो है कोई और नहीं है, वो बोधिसत्व नंदी है बुद्धिज़्म का दोस्तों। और वो किसी शिव को नहीं देखता, किसी लिंग को नहीं देखता, बल्कि वो बोधिसत्व है, तो वो देख रहा है बुद्धिज़्म की अपनी विरासत देख रहा है। अपने लोगों का भला करने के लिए वो सोच रहा है, वो बुद्ध को देख रहा है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब वो ब्राह्मण हार जा ब मतलब बमन जो है वो हार जाता है, 1000 मुद्रा जो है हार जाता है, पूरा दुःख में आके उसकी नींद भाग गई है। आके जो है घर में बैठा हुआ है, शोकग्रस्त है। तो इधर जो नंदी है, ये क्या करता है कि पहुँचता है उम, मतलब घर पे, घास-वास चरता है, खाना-पीना खाता है, जान के आज तो खाना मिलेगा नहीं, भैया घास-वास ही चर लो। चर-चुर के आता है, घर पे आता है, तो जाके बमन से बोलता है, ठीक है? कि भई क्या हाल-चाल है? हैं? क्या सोच रहे हो? बमन क्या सोच रहे हो? तो बमन बोलता है वो तो ऐसे ही गुस्से में था। कहता है 1000 तो हारे हैं, हुँ? अब नींद कहाँ से आएगी मुझे बताओ? अब इसकी जगह पे अगर वैदिक ब्राह्मण होता तो क्या करता बैल को? बोला कि आज तो तुझे काट के खाऊँगा भई यज्ञ हवन करूँगा, तुझे ही चढ़ाऊँगा मैं। यज्ञ हवन करता ना। लेकिन इसमें जो बमन है, ये कौन है? ये बुद्धिज़्म की जो परंपरा थी, भिक्षु जो थे, भिक्षुओं को जो पूर्व बुद्ध को मानने वाले जो लोग थे, विद्वान लोग, उनको बमन कहा गया है, वो ये व्यक्ति है। तो इसको उतना गुस्सा नहीं आता है। कहता है नींद कहाँ से आएगी? भई 1000 तो हरवा दिए तुम, कहाँ से आएगी नींद? अब कहता है तब नंदी जो है, नंदी बैल वो क्या कहता है इससे बमन से एक बात बताओ, मैंने चिरकाल तक, यानी अभी तक तुम्हारे घर में रहते हुए बता दो कि क्या कोई नियम तोड़ा है मैंने? भाजन कोई तोड़ा है? बताओ। क्या मैंने किसी को अपने पैर से कुचल दिया है? बताओ। हुँ? क्या कभी किसी अनुचित स्थान पर गोबर किया है? पेशाब किया है? बताओ तुम मुझे। हुँ? तो बोलता है तब बमन कहता है ना, ऐसा तो नहीं हुआ है। आप दोस्तों यहाँ पे एक बात समझिए कि तथागत जो हैं वो इस नंदी की कथा सुना रहे हैं और इसमें शिव नहीं है दोस्तों और तथागत इसको अतीत कथा सुना रहे हैं और अतीत कथा तथागत से पहले सिंधु घाटी सभ्यता की है जहाँ पूर्व बुद्ध लोग हैं और पूर्व बुद्ध के लोगों में भी नंदी पाया जाता है मेरे दोस्तों। आप सिंधु घाटी सभ्यता की सील उठा के देखिए, आपको बैल की सील मिलेगी ही मिलेगी। वो बैल कौन है? वो नंदी है दोस्तों, बुद्धिज़्म का नंदी, जिसकी तथागत बता रहे हैं, जिसका उस समय भी कोई शिव साथ में नहीं है, ना इस कथा में शिव है। आप देखें ना, अपनी आँखों से देखें, आँखें खोल लीजिए ना, इतिहास को इतिहास की तरह से देखिए, गहराई में देखिए, डेप्थ में देखिए, पूरा का पूरा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आज कांसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा नंदी का। नाम ही है नंदी इसका। तो जब ये पूछते हैं बमन से, तो पूछने के बाद से अब बमन जो है उसको कहते हैं। कहता है बमन स्वीकारता है कि हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था। तो फिर बमन कहते हैं नंदी जो है, नंदी बैल कहते हैं बमन से, "तो एक बात बता, फिर तू मुझे दुष्ट कह के क्यों पुकारता था? कूट कह के" कूट मतलब दुष्ट। पाली में उस समय कूट का मतलब दुष्ट होता था। आज के शब्द में कूट मतलब क्या हो गया भई, आ जा एक कुटाई होगी, आज तेरी कुटाई होगी, बहुत फेंकता है ना, आज तो कुटाई होनी है। हुँ? तो क्यों पुकारता है बता मुझे? ऐसी अप्रिय भाषा का क्यों प्रयोग कर रहा है जब मैं तेरे ही भले के लिए, तेरे ही काम के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ और फिर भी तू मेरे लिए ही बुरा बोल रहा है? आम तौर पर आपके बने हुए काम चाहे पड़ोसी हों या फिर भाई हों या बँटवारे का समय हो या कभी भी हो, पति जेठानी, देवरानी हो, सास-बहू हो, रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं?
क्या कमी है भाई घर में? खाना खाना है, पीना है, अपना काम करना है, रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं? इस कहानी को आपको सुन के एक बात समझ में आएगा कि रिश्ता यहाँ पे देखिए दोनों वो व्यक्ति चाह रहा है उसका भला करना, नंदी बैल चाह रहा है बमन का भला करना, रिश्ते कहाँ पे बिगड़े? सब चीज़ ओके रेडी, बस वो वहाँ पे गलत शब्द बोल दिया उसके लिए और गलत शब्द के प्रयोग से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। आप बोलने का तरीका सही कर लीजिए। नहीं आता है बोलना, माँ-बाप से आपने गलत वर्ड सीखे हैं, माँ-बाप सिविलाइज़्ड नहीं थे, समाज सिविलाइज़्ड नहीं था, रिश्तेदार सिविलाइज़्ड नहीं थे, तो हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप भी सिविलाइज़्ड नहीं हैं। आप इंसान अच्छे हैं, आप इंसान अच्छी हो सकती हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको बोलने का तरीका नहीं पता है, सही ढंग से बात करने का तरीका नहीं पता है, आप रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और कोई भी कारण नहीं है। अन्यथा आपके रिश्ते कभी नहीं बिगड़ने हैं। अब एक्सेप्शनल हर जगह होता है कि आपको लगेगा कि यार हमने तो अपने तरफ से बहुत अच्छे से बात की, हर चीज़ की, फिर भी कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ तो वो एक्सेप्शन हर जगह 1-2 होता है। लेकिन 99% केसेस में सही शब्दावलियों का आप प्रयोग नहीं करते हैं और जिसके कारण से सामने वाला जो है, वो आपसे खुन्नस जैसे ब्राह्मणों का हाल है आज की डेट में। आप ध्यान से देखेंगे तो जहाँ भी कहीं भी वर्किंग क्लास है वहाँ पे जाके तुरंत बैठ जाएगा, मुँह में पान चबाते, गुटखा खाते, तिरंगा फाड़ के मुँह में डालेगा, प्याऊँ-प्याऊँ श्री राजश्री डालेगा और क्या उम, मिथिला दी दुबे जी पांडे जी और देख रहा है वहाँ पे कि अलग-अलग जाति वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, फिर भी अपना दुबे, पांडे, चतुर्वेदी ये काम करते रहेगा। समझ रहे हैं? दूसरे किसी को भी नाम लेके बात करेगा और अपने पे चाहेगा कि उसको लोग जी लगा के बात करें। दुबे जी, चतुर्वेदी जी, उसको जी लगा के रिस्पेक्ट दे के बात करें। तो क्यों नहीं उसके खिलाफ लोगों का बगावत होगा, क्यों नहीं सुर बिगड़ेंगे? क्यों आज ब्राह्मणिज़्म के लोग खिलाफ है? क्यों उसको दर्द उठता है कि आप लोग ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ है, ब्राह्मण के खिलाफ है? अबे तुमने करतूतें ही ऐसी कर रखी हैं। तुम्हारी बोलियाँ तुमने समाज में ऐसी चीज़ें पैदा कर रखी हैं कि लोगों में इस चीज़ का गुस्सा है। तो ये चीज़ें आप देखें 26 ईयर मतलब पहले 2600 साल 2600 इयर्स पहले इनको कितने बेहतरीन कथा के माध्यम से दिखाया गया है और एक बैल से जानवर तक से दिखाया गया है कि जानवर इंसान तो इंसान जानवर तक में भी इस बात की अनुभूति होती है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। अब यहाँ पे वो बोलता है कि चल अब एक काम करो, अगर तुम्हें इस बात का गलती का एहसास हो गया है, तो जाओ और जाकर अब 1000 नहीं सीधे 2000 की शर्त लगा देना। सीधे 2000 की शर्त लगाओ और इस बार फिर से मुझे कूट मत कह देना। बोधिसत्व जो हैं, बैल, नंदी बैल वो क्या कहते हैं, फिर से मुझे कूट मत, दुष्ट मत कह देना भाई। अब वो जाता है बमन, समझ जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ी कहाँ पे हुई थी। जाता है सेठ से कहता है कि भई आप दोबारा कीजिए। सेठ कहता है अच्छा अभी तुम 1000 हार के गए हो, अभी तुम्हारा मन भरा नहीं? लगता है आज बेटा तुम आज ना पूरे के पूरे तुम लुट जाने हो। आज पूरा तुम लुट के ही जाओगे। ला 2000 लगा यहाँ रख, सामने रख। ले आ बैल को लेके आ अपने, ले आ, नंदी को लेके आ, लगा इसमें देखते हैं कि अब कौन जीतता है। अब लाता है, वो नंदी को जोतता है, उसको फिर से सबसे अगले आरी में पीछे पीछे सब चीज़ वैसे ही भरी हुई हैं। पूरा का पूरा पत्थर भरा हुआ है, उसमें भीतर सारे सामान भरे हुए हैं, बहुत भारी वज़नी है। लेकिन वो तो बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व के लिए तो ये पॉसिबल है, कहानी है ना ये अतीत की कहानी है, अतीत कहानियों में सब चीज़ पॉसिबल होता है। इसमें जीव-जंतु भी बोल सकते हैं, रियलिटी नहीं है, मोरालिटी है इसमें, समझ रहे हैं ना? अतीत कथाएँ जो जातक कथाओं की हैं, उसमें ये मत सोचिएगा कि फिज़िकल इस तरह की घटना हुई होगी। एक्चुअल में इसमें मोरालिटी दिखाई गई है, तरह-तरह के कथाओं को जोड़ के। अब बोधिसत्व वहाँ पे जाते हैं, खींच डालते हैं उसको बैठ के। सेठ हारता है, बमन को वो पैसे सीधे डबल मिल जाते हैं। तो वो 1000 जो हारा था वो तो मिलता ही मिलता है, 1000 और प्लस बोनस मिल जाता है। तो अब वो खुशी-खुशी चला आता है। तो ये
जब कथा सुनाते हैं तथागत के मुँह से जब ये कथा सुनाई जाती है, तो आगे वो यही बोलते हैं कि देखो अप्रिय बोलने से भिक्षुओं देखिए बुद्ध ने भिक्षुओं कठोर वचन किसी को अच्छा नहीं लगता कह 6 वर्गीय भिक्षुओं को धिक्कारते हुए शिक्षा पद नियम बना अभिसंबुद्ध हुए रहने के समय ये गाथा कही। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो क्या शब्द है मनुज्य मेघ मेव। अब ये जो मनुज्य है इसमें का जो शुरू का वर्ड है मनुज इसी को कहते हैं मनोज्ञ यानी अच्छी वाणी मनुज्ञ मनुष्य जैसी वाणी इससे मनुष्य बना है। तो ये शब्द भी बुद्धिज्म का है। इन लोगों ने उठा के मनु स्मृति कर दिया भैया लो भैया मनु की स्मृति लिख रहे हैं नामे उसका रख दिया मनु। वर्ड तक सारे शब्द ही पाली के हैं मेरे दोस्तों। पाली के ही शब्दों को उठा के इन्होंने अपना बाप भी बनाया अपना दादा भी बनाया अपना पुरखा ये बनाया। जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर बोल रहा है कि हम भीख माँग के खाते थे, अबे तुम्हारी भाषा किसी को समझ में नहीं आती थी, हैं? तुम्हारा धर्म कोई नहीं मानता था, ना तुम किसी को बताने लायक थे, तुम अनपढ़ थे, गपोड़ थे, हैं? तुम्हें खाने खा के भीख माँग के उन लोगों से खाते थे जो तुम्हारी भाषा नहीं समझते थे। तुम बता रहे हो कि तुम लोगों का वैदिक काल था, हैं? ये इतिहास हम लोगों के सामने परोसा गया मेरे दोस्तों, बताइए। इनका शब्द तक नहीं है, शब्द तक बुद्धिज़्म से कॉपी पेस्ट है। तो यही इसका मतलब होता है जो बोले मनोज्ञ ही बोले, अच्छी वाणी बोलिए, अमनोज्ञ कभी ना बोलें, ठीक है ना? गलत वाणी कभी मत बोलिए और मनोज्ञ वाणी बोलने से भारी भार बैल ने भी भारी भार ढो दिया। अपना फुल मोटिवेशन क्या होता है कि आपको अगर किसी से काम कराना है, बहुत प्यार से अच्छे से बातें कीजिए, वो आपका काम कर सकता है और काम करते-करते भी कई बार काम बिगड़ जाते हैं गलत वाणी से। तो उस बमन को धन मिला जिससे वह अत्यंत संतुष्ट हुआ। अब इसको जो है यही कथा सुना के तथागत क्या बोलते हैं कि इस प्रकार शास्त्रा ने देखिए यहाँ पे मनुयमेव भाष्य का अर्थ है किसी दूसरे के साथ बोलते हुए 4 प्रकार के दोषों से रहित। 4 प्रकार के दोष क्या हैं? मैं बता देता हूँ 4 प्रकार के दोष क्या हैं। 4 प्रकार के दोष हैं दुर्भाषित न हो, अप्रिय न हो, अधर्म न हो, असत्य न हो। सुभाषित सुत सुत निपात में ये बात आई है कि 4 तरह के अप्रिय बात क्या होती है। तो वो बोलते हैं कि दोषों से रहित, मधुर, सुंदर, चिकनी, मृदु, प्रिय वाणी ही बोले। फिर आगे कहते हैं उद्धरी नंदी विशाल बैल ने जो नंदी बैल ने अप्रिय वचन बोलने वाले के भार को न खींच पीछे प्रिय वचन बोलने पर उसी बमन के भारी भार को खींच दिया खींच कर निकाल कर रास्ते पर चला दिया द केवल व्यंजन संधि कारण है। तो आगे क्या करें इस प्रकार शास्त्रा यानी तथागत बुद्ध ने मनुज अमेव भाष्य इस धम्म देशना को लाकर जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का बमन आनंद था। आनंद जो है इनके भाई जो हैं आप कंपेयर करते हैं ना हर चीज़ में कि उस समय जो वो जो बमन था वो कौन था? तो ये देखो आनंद था और नंदी कौन था? तो नंदी तो मैं ही था। तथागत बुद्ध अपने को कह रहे हैं कि मैं बोधिसत्व के रूप में नंदी था। अब आप खुद सोचिए इसी चीज़ को उठा के इन लोगों ने ये नंदी जो है कौन है? तथागत हैं और ये जो बमन कौन है? आनंद है, उनके भाई हैं। इनकी बात चल रही है और यही चीज़ का आगे एक्सप्लेनेशन किया गया। बुद्ध जो हैं, वहाँ पे आपको क्या रख दिया गया? शिवलिंग ला के रख दिए सब और तरह-तरह की कहानियाँ बना के अब बेवकूफ़ बना दिए सब। तो ये था आज का। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। जो मोरल स्टोरीज़ है वो आप लोग ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लिख कर बताइएगा जिसका भी बेहतर होगा उसको हम लोग ज़रूर मैं उसको पिन करूँगा। साथ ही मैं बता दूँ कि बहुत सारे हिस्टोरिकल जो कॉइन्स हैं वो भी मिले हैं, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा है त्रिरत्ना लेके और उस त्रिरत्ना जो है, ये जो त्रिरत्न है उसके पीछे बैल खड़ा है। वो कौन है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये देखिए, ये कॉइन्स कुशाना काल में मिलती हैं।
आपको देख के क्या लग रहा है? कौन व्यक्ति है? ये जिनके पास जिनका अपना कोई इतिहास नहीं है, वो बेवकूफ़ लोग जो हैं, इसमें अपना बाप खोज रहे हैं। हकीकत ये है एक्चुअल में क्या है कि ये बुद्धिज़्म की जो जातक कथा है, उसी जातक कथा को आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये दिखाया जा रहा है कि अगर आपके साथ बोधिसत्व हैं, तो आप बहुत आगे हैं। बैल को एक बोधिसत्व के रूप में दिखाया गया और ये परंपरा भारत में पूर्व बुद्ध के समय से चली आ रही थी। तथागत ने भी वही बातें कहीं। हुँ। तथागत ने भी यही बात कही और सम्राट अशोक भी अपने स्तंभ पर यही बोधिसत्व बैल को लगाते हैं। जो आगे चल के धीरे-धीरे जो बैल बैठा हुआ दिखता है, गले में माला पहना है, उसका नाम ही नंदी कर देते हैं सब। और नंदी नाम कहाँ से आया? इस जातक कथा से आया। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखनी हो, वैसे तो आज का समय छोटा है, समय तो हो ही गया है। वो हम यहाँ पे अ वो कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स भी हैं, वो देख लेते हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि जो नंदी जो है ना, नंदी का जो कांसेप्ट है, उसको उठा के या जो कॉइन्स है जिसमें बैल दिख रहा है और त्रिरत्न लेके त्रिशूल नहीं है, त्रिरत्न है, ट्राइडेंट जो त्रिरत्न है बुद्धिज़्म का, वो त्रिरत्न है कि इसके साथ और हमारे साथ बोधिसत्व साथ में खड़े हैं। उसको लेके इन्होंने शिव नंदी का कांसेप्ट खड़ा कर दिया, झूठा कांसेप्ट। जबकि इनके पूरे वेद में कहीं पे ना नंदी है, ना त्रिशूल लेके कोई शिव है। पूरे वेद में नहीं है, ना उपनिषद में है। अबे जब तुम्हारे उपनिषद में है नहीं, तुम्हारे जो है वेद में है नहीं, तो अचानक से बीच में कहाँ से टपक गया बे? हैं? तो भारत के इतिहासकार जो हैं, इतिहासकार नहीं गपोड़ा हैं सब और इसी कारण से आप लोगों तक सच नहीं पहुँच पाया है। तो यहाँ पे गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है और फिर से गिरजा शंकर मौर्य जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। शुक्रिया जी। चलिए यहाँ पे अ, नौमी लाल आए। हाँ जी, नौमी लाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी बैकग्राउंड सर, साउंड वेरी आ रहा है। सर। हाँ, हाँ। आप हेडफ़ोन निकाल दीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। सर एक्चुअली बात ना, मैं टैक्सी में बैठा हूँ तो इसीलिए अच्छा, आवाज जो है कट ओके। रही होगी। नहीं आवाज़ नहीं, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक्चुअली बात ना मैं बता तो रहा हूँ सर कि जो है मैं उसमें बैठा हूँ ना, तो इसलिए आवाज अच्छा कोई बात नहीं, बोलिए, ज्यादा आ बोलिए क्या रहा बोलना चाहते हैं? है। जी सर, वैसे मैं आपसे डिबेट तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हुँ, सर आपकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैं ओके। खुले आम तौर पर मैं सभी से तर्क और करता रहता हूँ और आपकी स्ट्रीम के विषय में बताता रहता हूँ कि आपकी स्ट्रीम देखे और समझे, क्योंकि आप जो सही बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं और मैं उसको पढ़ता भी हूँ और खोजता भी हूँ, लोगों को इसकी जानकारी भी देता हूँ सर। बहुत जी बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। वैसे ठीक है, वैसे सर ओके ओके सर। बोलिए, ओके, जय बोलिए, भीम सर। बोलिए। बोल लीजिए, बोल लीजिए। वैसे वैसे सर हम आपको तो लगभग 1 साल हो गया है फॉलो करते करते। वैसे हमारे जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपके विषय में बताया था, और जब से हमने अच्छा, आपको देखा है सर, मेरा तो जो ब्रेमकल सिस्टम का है बिल्कुल भूत ही उतर गया है। वैसे मैं पहले भी हुँ, मतलब इन सब चीजों को नहीं मानता था, हुँ, लेकिन सर आपको सुनने के बाद भी मतलब ऐसा मतलब लगा कि वाकई में जो है ये रियलिटी कुछ और है। जी सर। हुँ, 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 ओके, ओके। ठीक है। ठीक है नौमी लाल जी, ओ, साउंड थोड़ा-सा बैकग्राउंड साउंड आपका पीछे से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, अन्यथा फिर कभी आप आगे जुड़िएगा फ्री होके, तो फिर आगे आपसे बातें होंगी। ओके, तो चलिए यहाँ पे ठीक है फिर छोटा आज का तो समय ही रहता है, तो आज हम लोग फिर इसको क्लोज़ ही करते हैं और फिर संडे को मिलते हैं हम लोग। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का अंतिम तक बने रहने के लिए।
और आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। शुक्रिया आप सभी का।